Good afternoon, everyone. Today is 23rd of October, and we shall be discussing five important articles from today's newspaper. First one is regarding the forest resources. उसका एक assessment report आया है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है UN का, उसका assessment report है फॉरेस्ट का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. Then we would be discussing equal opportunities for policy for transgender persons. देन निक्षय मित्र इनिशिएटिव. कल ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम ने इस इनिशिएटिव के अंडर कुछ 100 पेशेंट को अडॉप्ट किया एंड ही रिकॉग्नाइज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ निक्षय मित्र. तो उस कंटेक्स्ट में वी वुड बी एनालाइजिंग व्हाट इज निक्षय मित्र इनिशिएटिव इज. देन वी विल discuss the Brahmaputra as India's next river tourism hub, and then politics of recognition and the quest for ST status in Assam. ये जो है ये 5 आर्टिकल हम देखेंगे. Barring this first two, rest three are concerned with Assam. ये QR code है. You can scan it and join the Telegram channel to access the informatics and the PDF of the same. Okay. Soon we would be starting our foundation batch for APSC as well as UPSC. You may consider joining it. This is very well suited for those who are working professionals. For further details, you may consider contacting on this number. All right, let's get started. First article is about Global Forest Resources Assessment 2025. है ना? India has risen in top 10 in the world in terms of the forest area and the amount of forest it has gained. उसमें India is in top 3. है ना? इंडिया के आगे सिर्फ चाइना और रशिया है in terms of the forest gains. In overall, India has reached in top 10. Currently, it is 9th. थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं. जो GFRA है, मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, वो FAO का रिपोर्ट होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको रिसेंटली बाली में रिलीज किया गया. इस रिपोर्ट के कुछ की फैक्ट्स हैं. इंडिया जो है अब ग्लोबली टोटल फॉरेस्टेड लैंड में 9th रैंक पे है ना. एंड जो एनुअल ग्रोथ है उसमें 3rd रैंक पे आ चुका है. वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया का काउंट करें तो 4.14 बिलियन हेक्टर्स, मतलब 32% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट नाउ. ठीक है. और ये जो पूरा फॉरेस्ट है ना, इसमें से आधे से ज्यादा, मतलब 54% ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन 5 कंट्रीज. उसमें सबसे ज्यादा रशिया है, फॉलोड बाय ब्राजील, फिर कनाडा, USA एंड चाइना. ठीक है. चाइना के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, एंड देन कम्स इंडिया एट 9th पोजीशन. जो फॉरेस्ट गेन हुआ है, ठीक है, उस फॉरेस्ट गेन में इंडिया इज 3rd ग्लोबली. फर्स्ट वन इज चाइना. चाइना का तो बहुत मैसिव है. चाइना का 1.69 बिलियन हेक्टर्स है ना, लगभग 16 लाख हेक्टर्स का गेन हुआ है. वही रशिया का लगभग 10 लाख हेक्टर का और इंडिया का लगभग 2 लाख हेक्टर का हुआ है. 1,91,000 हेक्टर्स का गेन है ये. ओवरऑल एशिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पे नेट इंक्रीज को ऑब्जर्व किया गया है इन लास्ट 35 years. दिस हैज हैपेंड ड्यू टू ह्यूमंगस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड चाइना. उसमें भी चाइना का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है. द एनुअल रेट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस वो रिड्यूस हो चुका है 10.7 मिलियन हेक्टर से अब अराउंड 4.12 मिलियन हेक्टर्स. फिर भी बहुत ज्यादा ही है. 4.12 मिलियन हेक्टर्स मतलब लगभग लगभग 41 लाख हेक्टर का फॉरेस्ट लैंड अभी भी डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है. ग्लोबली फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सीन क्या है? जो 20% ऑफ द ग्लोबल
फॉरेस्ट एरिया है वो लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज में, मतलब नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, या अलग फॉर्मेट में किसी भी तरीके की लीगलिटी में 20% ही है। जो 55% है दैट इज मैनेज्ड अंडर लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अब इंडिया का पॉलिसी कंटेक्स्ट क्या है? जो इंडिया में प्रोग्रेस हुआ है दैट हैज बीन अट्रीब्यूटेड टू द लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन एंड ए कम्युनिटी लेड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ इनिशिएटिव्स थे जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, दैट मीन्स वन ट्री फॉर योर मदर्स। देन उसके अलावा स्टेट लेवल का जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलता है, ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स है। ये जो फॉरेस्ट ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अंडर द पेरिस अग्रीमेंट एंड एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट एमसीक्यू, ट्राई एंड सॉल्व इट। आप उसका आंसर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर भी आपके साथ मैं कर लेता हूँ। With reference to the Global Forest Resource Assessment 2025 released by FAO, consider the following statement. India ranks ninth globally in total forest area and second in annual forest area gain. No, it is third. So statement one गया। तो now this is gone. Now, तो 2 and 4 दोनों में कॉमन है, सिर्फ बी या सी हो सकता है। 2 and 4 कॉमन है, तो 2 and 4 को देखने की जरूरत नहीं है। We'll focus our energy on statement 3. Over half of world's forests are now in legally established protected areas. No, it is 20%. So correct answer is B, because statement 3 is also wrong. Next article is regarding transgenders. हुआ क्या है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट हैड रिकॉग्नाइज्ड the third gender and affirmed trans persons fundamental rights and self identification of gender, and it has also led to the implementation of the transgender persons protection of rights act and its rules 2020। ठीक है, बट 10 साल के बावजूद भी ये सारा का सारा इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, स्टिल इट इज इन पुअर स्टेट। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है जिसकी वजह से ये आर्टिकल डिस्कशन में है? तो ऑन October 17, 2025 सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया सबको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, फॉर ब्रिटिशली रिड्यूसिंग द 2019 एक्ट टू द डेड लेटर्स, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ साइटिंग एज एन एपैथी टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमेंट है। इफ यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्रिटिसिज्म बहुत ही सीवियर है। These remarks came while hearing the petition by Jane Kaushik, ये एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, who alleged कि गुजरात एंड उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ इन प्राइवेट स्कूल बिकॉज ऑफ द बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन। सुप्रीम कोर्ट के कुछ की डायरेक्शंस है। They constituted an advisory committee to assess the implementation of the Transgender Act and its rules. Then it एडवाइजरी कमेटी को ये बोला कि ड्राफ्ट एंड रिकमेंड ए वायबल इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी विद इन नेक्स्ट 3 months। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ lacking their own policies, the center's policy will be enforceable। मतलब जब तक स्टेट का कोई पॉलिसी नहीं बना है, तो तब तक सेंटर का पॉलिसी को ही एनफोर्स करना पड़ेगा। अब ये लीगल फ्रेमवर्क का एंड इस सब का बैकग्राउंड क्या है? जो 2014 का नालसा जजमेंट था ना, इस जजमेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन को एज अ थर्ड जेंडर, मेल एंड फीमेल के बियॉन्ड जाके थर्ड जेंडर का रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। इसी जजमेंट के बाद उनको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी दिया गया था फॉर जेंडर आइडेंटिटी, कि उनकी इच्छा है कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने जेंडर को। उन्होंने डायरेक्ट किया था फॉर अफर्मेटिव एक्शंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस एंड फॉर द वेलफेयर स्कीम्स।
जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है 2019 का, कुछ उसके बारे में। ये जो एक्ट है ना, इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड एक्सेस टू public places and to the property rights. It mandates the welfare measures and non-discrimination policies in both public and private establishment. Third was transgender persons protection of rights rules of 2020. It directed government to establish a transgender welfare boards at national and state level, then build separate washrooms and hospital for transgender persons, then frame equal opportunity policies for workplaces. इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का नेक्स्ट एस्पेक्ट है करंट इश्यूज क्या है और इम्प्लीमेंटेशन में गैप क्यों आ रहा है ना। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है वो बहुत पुअर है। जैसे कि जितने इंडिया में स्टेट्स है उसमें से सिर्फ 19 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को फॉर्म किया है, और उसमें से फॉर्म 19 ने कर दिया है, लेकिन उसमें से फंक्शनल उससे भी कम है, और बाकी के स्टेट्स ने तो फॉर्म भी नहीं किया बोर्ड को। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट ऑल्सो, मतलब वॉशरूम सेपरेट चाहिए, हॉस्पिटल वार्ड सेपरेट चाहिए फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये तो ऑलमोस्ट एज गुड एज एब्सेंट ही है। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कंटिन्यूड है। द ट्रांसजेंडर पर्सन स्टिल फेस एम्प्लॉयमेंट बायसेस, मेडिकल निग्लेक्ट एंड देन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, एग्जांपल पासपोर्ट मिलने में या एजुकेशन सर्टिफिकेट मिलने में इनको दिक्कत होती है। फिर जुडिशियल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ती है। कोर्ट जो है दे हैव रिपीटेडली हैड टू स्टेप इन to uphold the right, indicating administrative failures and lack of political will। मतलब हर जगह पे कोर्ट को ही आना पड़ रहा है। जो कोर्ट का कल गाइडिंग इंस्ट्रक्शन आया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रीअफर्म्स द आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी एंड लाइफ। ठीक है। Then it also strengthens India's commitment under SDG 10, reduced inequalities, and SDG 16, which is peace, justice, and strong institutions. It highlights the need for sensitivity training, institutional accountability, and inclusive policy making. ये MCQ है. You pause the video and try and answer this question. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन टेक्निक से आप निकाल सकते हो आंसर्स। मैं आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। The Transgender Person Protection Act of 2019 and its subsequent judicial interpretation consider the following statement. The Act recognizes the right of transgender person to self-perceived gender identity without any medical or psychological certification. The rules 2020 mandate the establishment of separate washroom and hospital wards for transgender persons. As per the Supreme Court's recent direction 2025, equal opportunity policy framed by the center shall apply to all establishments that lack their own policy. The NALSA judgment directed the union and the states to provide reservation in education and public employment for transgender persons under the OBC category. अब इसका आंसर बताइए, ओबीसी कैटेगरी के अंदर कैसे देंगे? तो ऑप्शन 4 इज गॉन। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 के बारे में कंफ्यूजन है। द रूल मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट वॉशरूम एंड हॉस्पिटल वार्ड्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, करेक्ट। ये आंसर इज ए। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज निक्षय मित्र। अब निक्षय के दो मतलब होते हैं। क्षय का मतलब होता है टीबी, एंड नी का मतलब होता है कि उसको इराडिकेट कर देना। तो इराडिकेटिंग टीबी, ये निक्षय का एक मतलब है। दूसरा मतलब है क्षय, मतलब डिटोरिएशन, इरोजन, ऐसी चीज जिसका कभी डिटोरेशन हो नहीं सकता, जो परमानेंट है, जो हमेशा रहेगा, वो होता है निक्षय। तो ये क्यों न्यूज में? क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम हैज अडॉप्टेड 100
TB patients under the Nikshay Mitra initiative. These 100 TB patients are from Kamrup Metro and Nagaon districts. This Nikshay Mitra initiative जो है वो that is a part of National Tuberculosis Elimination Program NTEP. ये जो इनिशिएटिव है इट अलाइंस विथ इंडियाज गोल टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, है ना, 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल एसडीजी टारगेट ऑफ 2030. दिस निक्षय हैज टू मेन मीनिंग्स, जैसे मैंने पहले बताया. एक एक तो पहला है कि इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एंड सेकंड इज संस्कृत ओरिजिन का जो है ना, द वन हु इज फ्री फ्रॉम द डीके एंड द डिसीज. ओके, so this is a symbolic representation or symbolic expression for eradication of the disease of TB. ये निक्षय मित्र इनिशिएटिव के हाइलाइट्स क्या है? एक, मतलब पहले तो हम इस जो इवेंट हुआ उसके डिटेल्स देख लेते हैं कि राजभवन गुवाहाटी में ये प्रोग्राम हुआ था. एंड जो गवर्नर सर है उन्होंने फूड बास्केट को डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग 5 टीबी पेशेंट एज सिंबल, एंड फेलिसिटेट जो निक्षय मित्रज है, जो वॉलंटियर्स है, टीबी चैंपियंस जो है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको फेलिसिटेट किया गया. गवर्नर सर ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, जैसे कि ये जो टीबी एलिमिनेशन है इट नीड्स मेडिकल, सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो पाएगा, इसके लिए कम्युनिटी का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा. ही स्पोक अबाउट एडॉप्शन ऑफ टीबी पेशेंट्स इन बोथ moral and civic responsibility. He called for the community participation to achieve a TB-free India. अब ये देख ही रहे तो आसाम का भी प्रोग्रेस देख लेते हैं टीबी कंट्रोल में. जो असम में टेस्टिंग रेट था पहले था 842 पर्सन्स पर लाख 2022 में, और 2025 में वही लगभग 3000 पर्सन्स पर लाख पॉपुलेशन हो गया टेस्ट करने का. तो इफ यू सी, लगभग 3.5 टाइम्स टेस्टिंग रेट बढ़ गया विद इन लास्ट 3 years. जो ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस रेट भी बढ़ गया टू 90%. 90% ऑफ द पेशेंट्स आर ट्रीटेड सक्सेसफुली नाउ. जो टीबी की वजह से मॉर्टेलिटी होती है दैट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 3.1% टू 2.4%. एंड अब जो एआई जो है उसको भी प्रोसीजर में इंटीग्रेट कर लिया गया. जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है उसके अंडर निक्षय मित्र इनिशिएटिव चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. ये निक्षय मित्र स्टार्ट हुआ था सितंबर 2022 में. इसको इनिशिएट किया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. This initiative encourages individuals, corporates, and institutions to adopt TB patients and provide nutritional and psychological support for 6 to 12 months. In Assam, 21,600 Nikshay Mitras have registered since the launch. Significance क्या है? एक, it reinforces the public-private community partnership in public health. एक सिटीजन लेड अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पैथी को एस्टैब्लिश कर देता है फॉर डिसीज इरेडिकेशन. ये जो आइडिया है इट अलाइंस विद द एसडीजी 3.3 दैट इज एंड epidemics of TB, malaria and neglected tropical diseases by 2030. It also highlights Assam's model of integrating technology and community support in TB elimination. ये नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये आप सॉल्व करिए, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा. आप उसको पॉज करिए and try and answer this in the comment section. Next article is about Brahmaputra, India's next river tourism hub. It actually ओवरऑल आइडिया इस आर्टिकल का ये है कि जो क्रूज वाटर में घूम सकते हैं ब्रह्मपुत्र में, उसको टूरिज्म की तरह, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लोर किया जा सकता है. ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर, long regarded as the lifeline of Assam and Northeast India,
is being repositioned as the major pillar of India's inland waterways revolution and river-based tourism economy. Through strategic initiatives led by the Inland Waterways Authority of India under the Minister of Ports and Shipping and Waterways, the river is now emerging as the model of sustainable, community-driven tourism and transport development. की डेवलपमेंट्स क्या है? एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्रह्मपुत्रा का नेशनल वाटरवे 2 जो है, it needs to be transformed. Historically, it was a difficult to navigate, but now the Brahmaputra is now central to the India's inland waterways development. जो tourism है, especially cruise tourism on National Waterway 2 has expanded from 3 vessels in 2013. 10 साल पहले 3 ही cruise ship थे, अब लगभग 25 हो चुके हैं. इसके अंडर की प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक तो टूरिस्ट जेट्टीज जो है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट जेट्टीज एट पंडू एंड बोगीबिल, इसको इनिशिएट कर दिया गया था और वो जो कि अब कंप्लीट हो चुका है. इस साल 2025 के अगस्त में ये कंप्लीट हो गया. उसके अलावा देर आर 2 मोर विच आर अंडर प्रोग्रेस. देन देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट टर्मिनल्स एट सिलघाट, विश्वनाथ घाट, न्यामती एंड गुजान. Apart from that, in Dibrugarh, there is going to be a restoration of a heritage building, जिसका almost 80% complete हो चुका है. It is going to serve as a tourism hub, है ना? And along with this, there is coming up of dedicated cruise terminal in Guwahati, positioning it as the Northeast tourism hub, especially in cruise tourism. इसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो रहा है, जैसे कि वाइकिंग क्रूजेस जो है, they are investing around 250 crores to launch 2 luxury cruise vessels on the Brahmaputra, right? It ये वाइकिंग क्रूजेस का 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आना 2 luxury cruises vessels में ब्रह्मपुत्रा के, it demonstrate the global investor confidence in India's inland waterways ecotourism, and it also boosts the confidence and shows trust in the government of Assam's initiatives. Also, let's discuss the community and connectivity initiative. RoPax service on the routes like Nyamati, Kalambari. Basically, अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस के हिसाब से इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट. आपको ओवरऑल आइडिया होना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये जो है इट प्रमोट्स द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज अबाउट इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन लिंकेजेस. जो रिवर कॉरिडोर है, इट पासेस नियर काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, जो दोनों भी यूनेस्को के साइट्स है, एंड अराउंड मजुली आइलैंड, सो सपोर्टिंग इको एंड कल्चरल टूरिज्म. ठीक है, इसमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीचर्स भी है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ ग्रीन वेसल्स है, इलेक्ट्रिक वेसल्स, हाइब्रिड वेसल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड वाले वेसल्स को प्रमोट किया जाएगा. फिर जो क्रूज टर्मिनल्स होंगे, दोज विल बी इको फ्रेंडली, विच विल with electric shore power and sustainable waste system. It aligns with India's net zero 2070 commitments. थोड़ा सा पॉलिसी कंटेक्स्ट देख लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है इकोनॉमी विथ इकोलॉजी, उस विजन के साथ ये एंकर करता है सबका विकास थ्रू कनेक्टिविटी. इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 जो है, इट इज गोइंग टू होस्ट द ग्लोबल डायलॉग ऑन रिवर क्रूज टूरिज्म, फीचरिंग ब्रह्मपुत्र एज अ केस मॉडल फॉर सस्टेनेबल इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट. इस सबका सिग्निफिकेंस क्या होगा? एक, कि एक ही सिंगल फ्रेमवर्क में आपका इकोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म को इंटीग्रेट कर देंगे. फिर नॉर्थ ईस्ट में इसके वजह से जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है, दे विल बी इंक्रीज्ड. दिस ओवरऑल प्रोजेक्ट will strengthen the infrastructure diplomacy under the Act East policy, है ना, via river links with Bangladesh. This demonstrates the public-private partnership and the community engagement
in sustainable development. Right? ठीक है. Now pause the video and try and solve this MCQ and mention your answers in the comment section. Next article is about ST status in Assam. There is a politics of recognition and the quest for ST status in Assam. ठीक है. So क्या है ना कि there are 6 communities in Assam. They have long-standing demand for reservation or recognition as a scheduled tribes, and this long-standing demand has sparked a debate over identity and inclusion. Okay. अब ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं ये कह देता हूँ कि वॉट एवर इज बिंग डिस्कस्ड ये मेरा ओपिनियन नहीं है. ये आर्टिकल में जो लिखा गया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो आई डू नॉट हैव इनफ नॉलेज टू फॉर्म ओपिनियन की स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग दिस. मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा. मैं यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इन असम है ना, स्पेशली दी ऑनगोइंग डिमांड बाय द कम्युनिटीज सच एज ताई आहोम, मोरन, मातक, कोच राजवंशी एंड टी ट्राइब्स फॉर द एसटी स्टेटस, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स अ डीप सीटेड इशू ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ इंडिजिनिटी एंड डेवलपमेंटल जस्टिस. है ना. इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ ब्रॉडर पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल to reconcile historical marginalization with the rigid classificatory framework for the of the Indian state. की थीम्स क्या है ये एनालिसिस में, क्या की थीम दिखाई देती है? एक, जो ट्राइबल क्लासिफिकेशन है ना उसका रूट्स कॉलोनियल है. एसटी स्टेटस हो या कोई भी हो, जो ट्राइब का डेफिनेशन क्या होगा, ये कॉलोनियल आइडिया से ही अभी तक चला आ रहा है. जैसे कि ब्रिटिश एथनोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन था, इट वाज बेस्ड ऑन द परसीव्ड प्रिमिटिवनेस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, आइसोलेशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द नॉन हिंदू कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन. ये जो डेफिनेशन उन्होंने बनाया था, इट इज वेरी आर्बिटरी. इसमें ओवरलैपिंग कैटेगरीज है विच कंटिन्यू टू शेप द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस कंटिन्यूटी कहाँ दिखाई देती है? वो दिखाई देती है, मतलब कंटिन्यूटीज कहाँ दिख रही है? तो आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट रिटेन द एसटी कैटेगरी फॉर द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. सो क्राइटेरिया लाइक प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, बैकवर्डनेस, ये जो है ना ये बहुत वेग टर्म्स है. इसका कोई क्लियर डेफिनेशन है नहीं. है ना. तो वो बहुत वेग भी है और एक्सक्लूजनरी भी है. थर्ड पॉइंट ऑफ एनालिसिस क्या है कि एथनिक मोबिलाइजेशन एंड जो कंटेम्पररी डिमांड है उसके बारे में. Around from the 1990s, there is a rising indigenous and ethnic assertion across the Northeast India. There is a continuous movement for the ST status in Assam, combine indigeneity and socio-economic backwardness as twin justifications. Examples Matak and Moran invoke, sorry, दोनों कल्चरल lineage को एंड मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी को इन्वोक करता है. ये जो रिकॉग्निशन है ना, इसमें एक पैराडॉक्स भी है. कैसे? कि आप अगर वो चाहते हैं कि एसटी की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उसका एक पैरामीटर आ जाता है कि दीज कम्युनिटीज मस्ट प्रूव देयर कल्चरल स्टेसिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मॉडर्निटी. मतलब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो मॉडर्निटी से कितना ज्यादा दूर है. तो ऐसा अगर किसी को प्रूफ करना पड़ेगा, तो इट ऑल्सो मीन्स कि दिस इज गोइंग टू लीड टू द री ट्राइबलाइजेशन, दैट मीन्स रिवाइवल ऑफ फॉरगॉटन ट्रेडिशंस एंड री इमेजिन्ड ऑथेंटिसिटी.
क्योंकि प्रूफ करना है ना। दिस इरेजेस द इंटरनल डाइवर्सिटी एंड क्रिएट्स अम्ब्रेला कैटेगरीज, दैट इज 6 कम्युनिटीज। इनके बीच में भी तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है ना, ये 6 कम्युनिटी बिल्कुल सेम तो है नहीं। इंटर एथनिक टेंशंस एंड द पॉलिसी डायलेमास, जो एग्जिस्टिंग एसटी ग्रुप्स है, दे फियर डाइल्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड द इंक्रीज्ड कंपटीशन। देन रिकॉग्निशन प्रोसेस जो है, दैट रिमेन्स ओपेक, politicized and bureaucratically stalled. It creates the liminality, मतलब neither full inclusion nor full exclusion, बीच में मतलब फंस गए हैं। क्या ब्रॉडर implications क्या होंगे? एक, it exposes the limits of affirmative actions in multi-ethnic societies. आप कितना affirmative action लोगे, कितना रिजर्वेशन लोगे, कितना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करोगे, उसमें भी एक लिमिटेशन है। This demonstrates how recognition and redistribution must go together. It suggests the need for inclusive, evidence based, and historically grounded dialogue to avoid the ethnic conflicts. This is the MCQ. I would request you to solve it. I'll solve with you, for example, for instance, consider the following statement regarding the politics of scheduled tribes in Assam, recognition in Assam. First, the criteria for inclusion under Article 342 were originally framed during the colonial period and adopted without change in post-independence. Correct. Movement for ST status in Assam primarily rely on the twin principles of cultural distinctiveness and socio-economic disadvantage. Correct. Recognition of new ST communities automatically ensures extension of 6 schedule provision to them. अब जो ST communities का जो 6 schedule है, ये जो है ना 6 शेड्यूल वाला जो इशू है, वो ऑटोमेटिकली होता है क्या? आप मुझे इसके बारे में पढ़ के बताइए। मैं इसको मैं आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार 6 शेड्यूल को रिवाइज करना होगा। चलो वो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, थैंक यू पीपल, ऑल द बेस्ट।